आज का हमारा अध्याय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। यह पाठ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 5वां अध्याय है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य चिट्ठियों के महत्व को दर्शाना है। लेखक का कहना है कि आज भले ही नवीनतम संचार के साधन आ गए हों। संचार के साधन जैसे SMS, मोबाइल, ईमेल आदि आधुनिकतम संचार के साधन भले ही आ गए हों, लेकिन पत्रों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। पत्र में हम अपनी बातों को संवेदना और विस्तार से लिख सकते हैं, और संवेदना और विस्तार के साथ हम ये बातें अन्य संचार के साधनों से नहीं लिख सकते हैं। पत्र लेखन की कला बहुत पुरानी है और लगातार चली आ रही है। पत्र लेखन का सिलसिला कभी बंद नहीं हो सकता। सिलसिला यानी कर्म। सरकारी कामकाज तो पत्रों पर ही निर्भर रहता है। आज भी करोड़ों लोग पत्र लिखते हैं। मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, हम हमारा इतिहास कैसे लिख पाए हैं? लोगों के द्वारा जो लिखे हुए लेख हैं या पत्र हैं, उन्हीं के द्वारा हम अपनी संस्कृति तथा इतिहास के बारे में जान पाए हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पत्रों से सामाजिक जीवन का भी पता चलता है, और इसी बात को दर्शाना पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी क्या होता है? अनोखी। ठीक है, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। ठीक है, पत्रों की दुनिया को अजीब क्यों कहा है लेखक ने? क्योंकि आज के दूरसंचार के साधनों के विकास होने पर भी चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। आज नगरों में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, जिससे वह बोलकर या लिखकर भी संदेश भेज सकता है, लेकिन उन संदेशों में वो अनुभूति और संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ती जो पत्रों में होती है। ठीक है, इसीलिए पत्रों की दुनिया को लेखक ने अनूठी या अनोखी कहा है। ठीक है, और इसीलिए इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ठीक है, तो पत्रों के द्वारा ही हमें राजनीति, साहित्य तथा कला आदि के दर्शन होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने अनूठी या अनोखी भूमिका निभाई है। ठीक है, हमें अपने साहित्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? पत्रों के द्वारा। और मानव सभ्यता का विकास भी किस प्रकार हुआ? पत्रों के द्वारा। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। ठीक है, मतलब पत्र पढ़ने में जो संतोष आता है और जो भाव प्रकट होते हैं वो हर जगह एक सा है। जिस तरह देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार अनेक भाषाओं में पत्र के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहा जाता है? कागद, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उर्दू में क्या कहा जाता है? खत, संस्कृत में उसको पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागद कहा जाता है, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख,
तथा तमिल में इनको कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। मतलब इस बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति को कि पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। हम अपने प्रियजनों द्वारा प्राप्त पत्रों को लंबे समय तक संभाल कर, सहेज कर मतलब संभाल कर रख सकते हैं तथा उनको कभी भी पढ़कर अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। मतलब पत्र लेखन की कला हर व्यक्ति की अलग होती है, सबका अपना अपना दायरा होता है। पत्र लिखने का दायरा मतलब सीमा, सबका अलग अलग ढंग, सब लोग अलग अलग ढंग से पत्र लिखते हैं। दुनिया भर में करोड़ों पत्र हर रोज़ लिखे जाते हैं। दुनिया भर में करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए अपने ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत मतलब महत्व रखते हैं। ठीक है, कि 1 करोड़ पत्र हर रोज़ अपने ठिकाने को ढूंढते हुए अपने ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। यानी जो डाकिया वगैरह होते हैं वो उनको उनके सही जगह पर पहुंचा देते हैं। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि पत्र मनुष्य के लिए कितना अहमियत रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स, तेज दौड़ने वाले या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि संचार के बदलते विभिन्न रूपों के बारे में अपने विचार दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी के अनुसार शताब्दियों से सूचनाओं को, शताब्दी क्या होती है, 100 वर्षों का समूह, तो 100 वर्षों पहले सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हरकारे और तेज घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हरकारे क्या होते हैं, रनर्स, तेज दौड़ने वाले। उसके बाद पहिए आए और उसके बाद संचार के साधनों में कुछ परिवर्तन आया और पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, पहिए के आविष्कार से संचार के साधनों का विकास। रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कब आया, जब रेल और तार का आविष्कार हुआ। रेल और तार विभाग ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया। तार ने रेल से भी अधिक जल्दी से या तीव्रता से या शीघ्रता से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। यानी संचार के साधन विकसित होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज क्या आ गया, टेलीफोन है, वायरलेस है, रेडार है। ठीक है, जो इस दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया तथा पत्र संस्कृति का विकास करने के लिए, ठीक है, पत्र लिखने की कला का विकास करने के लिए विश्व डाक संघ ने स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया। ठीक है, पत्र लेखन की कला में विकास करने के लिए विश्व डाक संघ ने स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय
शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। तो केवल भारत में ही नहीं, पत्र लेखन के विकास के लिए कई देशों ने ये कोशिश की और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ ने भी काफ़ी प्रयास किए गए पत्र लेखन की कला को बढ़ावा देने के लिए। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो विश्व डाक संघ ने क्या शुरू किया? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी शुरू की। और कब से शुरू की? 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बड़े शहरों और महानगरों में जितनी जल्दी संचार साधनों का विकास होता जा रहा है, उनके विकास के कारण तथा अन्य कई कारणों के कारण पत्रों के महत्व में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी तक पत्र लेखन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती ग्रामीण, ठीक है, जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न हो, वहाँ गाँव में आज भी दुनिया चिट्ठियों के सहारे चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। तो फैक्स, ईमेल और टेलीफोन, मोबाइल जैसे आधुनिकतम संचार साधनों ने चिट्ठियों को बहुत प्रभावित किया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन व्यापार में प्रयोग होने वाले डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो, ठीक है। बेसब्री क्या होती है? किसी काम को करने की जल्दी। तो लेखक कहता है कि जहाँ तक पत्र लिखने का प्रश्न है, यदि हम गहराई से, तह मतलब गहराई से इस विषय पर सोचे तो पता चलेगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई पत्र न लिखा हो या किसी दूसरे से न लिखवाया हो तथा न ही पत्र प्राप्त करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की हो। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पत्र के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, ठीक है। देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा करने वाले सिपाही तो पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उनकी इस पत्र प्राप्ति की तीव्र बेचैनी का तो कोई उदाहरण ही देखने को नहीं मिलता। मिसाल क्या होती है? उदाहरण, ठीक है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। मतलब एक समय ऐसा भी था जब लोग पत्रों के आने का इंतज़ार महीनों तक करते थे, पर अब वह बात नहीं है। लेकिन अब वह पहले वाली बात नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन के साधन रेल, बस आदि, इन्होंने उस दूरी को बहुत कम कर दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? सिर्फ चिट्ठी ही थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज अनेक साधन विकसित हो चुके हैं, ठीक है। आगे हैं, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी
कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। मतलब आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों यानी पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर और सहेज कर रखते हैं एक विरासत के रूप में। विरासत क्या होती है? धरोहर, जो हमें अपने बड़ों से प्राप्त होती है, पूर्वजों से प्राप्त होती है हो। या फिर बड़े बड़े लेखक हैं, जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, व्यवसायी हैं, कवि है या प्रशासक, ठीक है, जो राजनीति के लिए काम करते हैं, प्रशासक, सन्यासी या किसान। अगर हम इनके पत्रों को पढ़ने लगे तो इनके पत्र अपने आप में बहुत बड़ी खोज के बराबर हैं। अनुसंधान क्या होता है? खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, ठीक है। अगर जैसे संचार के साधन आज हैं ऐसे साधन उस समय होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन कर लेते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, ठीक है। अगर ये संचार के साधन होते तो आज जो पिता के पत्र अपनी पुत्री के नाम हम पढ़ते हैं वो चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते, नहीं लिखे जाते, और देश के करोड़ों लोगों को जो प्रेरणा देते हैं वो प्रेरणा लोग प्राप्त नहीं कर पाते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? ठीक है, पत्रों को तो हम सहेज कर रख सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के जो पत्र थे अपनी बेटी के नाम, वो आज तक किताबों में प्रकाशित होते हैं और आज भी बच्चे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन अगर उस समय ये संचार के साधन अगर उपलब्ध होते तो आज करोड़ों देशवासी उन पत्रों से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार पत्रों को तो हम संभाल कर धरोहर के रूप में रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन द्वारा किए गए SMS को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। फ़ोन में हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं अर्थात हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ठीक है, क्या बताना चाहता है लेखक कि संसार में जितने बड़े बड़े संग्रहालय हैं जहाँ पर मतलब महान लोगों की चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ पर इन महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र भी संभाल कर रखे गए हैं। वहाँ उनका एक अनोखा संकलन देखने को मिलता है। ये सभी पत्र किसी देश, समय और वहाँ के समाज को अच्छी प्रकार से समझने और जानने का बहुत बढ़िया साधन है। इस प्रकार लेखक ने पत्र के महत्व पर प्रकाश डाला है तथा लेखक ने पत्रों को समाज को समझाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बताया है।